हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इंस्पिरेशन बाय विकास। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार, बहुत ही इम्पोर्टेंट, स्पेशली बोर्ड जो भी कैंडिडेट्स हैं इनके लिए ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, एक ऐसा चैप्टर लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, हिस्ट्री चैप्टर 3। इस चैप्टर में जैसा कि आपको नाम से ही पता है कि हम भारत के अंदर जो भी देश की आजादी के लिए लड़ाइयाँ हुई, महात्मा गांधी के जो सत्याग्रह थे, साथ ही साथ जो भी पहले वर्ल्ड वॉर के बाद की हमारी स्थिति थी जिसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट हुआ, साथ ही साथ दांडी मार्च जिसे हम लोग साल्ट मार्च या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी बोलते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करें तो वो होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक जो चली थी, इसके बारे में। दोस्तों, जब पहला वर्ल्ड वॉर था तो उस समय स्थिति काफी बहुत ही दयनीय थी। उस समय हर जगह देश में सिर्फ और सिर्फ हाहाकार मचा हुआ था, क्योंकि कुछ देश के कुछ हिस्सों में ये स्थिति थी कि वहां पे सूखा पड़ा था, ड्रॉट था, और कुछ जगहों पे फसलें जो थी वो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। उसमें तरह तरह के डिजीज थे और कई जगहों पे तो एपिडेमिक था जिससे लोग पूरी तरह से परेशान थे। उसमें भी युद्ध के नाम पे जो अंग्रेज जो है हर चीजों का टैक्स बढ़ाते जा रहे थे, यानी ये ब्रिटिशर्स जो भी वॉर एक्सपेंडिचर था इसे टैक्स के रूप में हम भारतीयों से वसूल रहे थे। ऐसे सिचुएशन में जहां पे एक तरफ गरीब लोग भूखों मर रहे हैं, युद्ध में हर चीज का प्राइस भी बढ़ता है, और ये लोग अपने लाइफ को यानी अपने जीवन को सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। ऐसे में ये इंडियंस लोग कहां से टैक्स देते हैं? अभी ये खुद को खाने के लिए 2 टाइम का रोटी का व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, भूखों मरने की नौबत है, दूसरा एपिडेमिक से परेशान है, और तो और इस वार में युद्ध में जबरदस्ती आर्मी के लिए हमारे गांव के लोगों को खींच खींच के रिक्रूटमेंट किया जा रहा था, जिससे ये लोग पूरी तरह से तबाह हो चुके थे। इन्हें बस तलाश था एक ऐसे मसीहा का जो आवे और इनको इस दुख से निजात दिला सके। जी हाँ दोस्तों, वो मसीहा हमारे महात्मा गांधी हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी जो कि 1915 में इंडिया आते हैं साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका में ये बैरिस्टर की पढ़ाई करने गए और वहां पे ये एक बहुत बड़ी लड़ाई अपार्थेड सिस्टम लड़ के आए थे, जहां पे इन्हें जीत भी मिली थी। अब क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय द अपार्थेड सिस्टम? अपार्थेड सिस्टम इज अ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कलर, यानी कि कलर के अनुसार, कलर के हिसाब से लोगों के साथ भेदभाव करना, मतलब काले लोगों को छाट देना, उसको किसी तरह का कोई भी सुविधाएं न देना, उनको किसी भी तरह का कोई इंपॉर्टेंस न देना, न तो नौकरी, न तो स्कूल, न तो कॉलेज, हर जगह पे उनके साथ भेदभाव करना, यह है अपार्थेड सिस्टम। और महात्मा गांधी इसके खिलाफ साउथ अफ्रीका में एक लड़ाई लड़े थे। उनकी लड़ाई का नाम था सत्याग्रह, और इस सत्याग्रह में इनकी विजय हुई थी, और तब जाके ये इंडिया में आते हैं। लेकिन इंडिया में आने के बाद ये देखते हैं कि यहाँ की स्थिति बहुत ही जर्जर है, और ऐसे सिचुएशन में ये पूरी तरह से फोर्स्ड होते हैं कि ये सत्याग्रह को चला सके। और फाइनल इन्होंने 3 तरह के सत्याग्रह को आते ही लगातार के 3 सालों में स्टार्ट किया, जिनका नाम है, आप देख सकते हैं, सबसे फर्स्ट था 1916, सेकेंड 1917, थर्ड 1918। 1916 का जो सत्याग्रह है इसे बोलते हैं चंपारण सत्याग्रह, जो कि बिहार में था। दोस्तों, ये क्यों था? एक्चुअली होता क्या है कि इंग्लैंड के मैनचेस्टर में जो कपड़े बनते हैं उन कपड़े को कलर करने के लिए उस समय सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था, नील, जिसे इंडिगो बोलते हैं। और वहां से जो प्लांटर्स थे वो विदेशों से आके हमारे यहाँ के किसानों को फोर्स करने लगे और जबरदस्ती इनसे इंडिगो की खेती कराने के लिए फोर्स करना शुरू कर दिया। ऐसे में ये कल्टीवेटर्स इनका विरोध करना शुरू किया, और ऐसे में महात्मा गांधी इनका सपोर्ट करते हैं, और महात्मा गांधी भी उन किसानों के बीच में जाके और अपना एक सत्याग्रह शुरू करते हैं जिसका नाम है चंपारण सत्याग्रह। तो ये किस लिए हुआ था? इंडिगो अगेंस्ट इंडिगो कल्टीवेशन, इंडिगो कल्टीवेशन के खिलाफ ये हुआ था। इसमें महात्मा गांधी को विजय मिली। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है 1917, जिसे बोलते हैं खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा कहाँ है आपको पता होना चाहिए, खेड़ा सत्याग्रह है गुजरात। ये क्यों हुआ था? पीजेंट्स लोगों का यानी किसानों का ये मूवमेंट था। किसके लिए? अगेंस्ट इंक्रीज इन टैक्स जो बढ़ रहा था उसके खिलाफ इन लोगों का सत्याग्रह था। महात्मा गांधी, जैसे क्या था कि अब हर जगह, मैंने पहले ही बताया कि हर जगह सूखा पड़ा था, और ऐसे में ये लोग टैक्स इंक्रीज करते जा रहे थे। ऐसे में ये लोग टैक्स को लेके, जितने भी किसान थे ये लोग
आंदोलन करना शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। महात्मा गांधी इस खेड़ा सत्याग्रह में भी इन लोगों का सपोर्ट करते हैं पूरी तरह से, और फाइनली इसमें भी इनको विजय मिलती है, जिसे बोलते हैं खेड़ा सत्याग्रह। और लास्ट है 1918, जिसे बोलते हैं अहमदाबाद सत्याग्रह। अहमदाबाद सत्याग्रह, ये भी कहाँ है? ये भी गुजरात में है। ये किस लिए था? ये कॉटन मिल वर्कर्स, जो कॉटन मिल वर्कर्स थे, ये लोग अपनी सैलरी यानी जो इनका वेज था इसके इंक्रीज के लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। जैसे महंगाई बढ़ रही थी लेकिन इनकी सैलरी नहीं बढ़ी थी, इनकी सैलरी जस्ट की तस रुकी हुई थी, इसके लिए ये लोग काफी परेशान थे। तो इसलिए ये कॉटन मिल वर्कर्स थे, अपनी वेज को इंक्रीज करने के लिए ये लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो महात्मा गांधी इसमें भी शामिल होते हैं और फाइनल 3 लगातार सत्याग्रह, और इससे महात्मा गांधी को विजय मिलती है। आइए दोस्तों ये जानते हैं सत्याग्रह क्या है। आइए सत्याग्रह, सत्याग्रह के बारे में आमतौर से लोगों का ये मानना था कि ये जो है एक पैसिव रेजिस्टेंस है। लोग ऐसा बोलते थे। पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब ये एक निष्क्रिय विरोध है, निष्क्रिय, बेकार। ये कमजोरों का वेपन है, वेपन ऑफ द वीक, कमजोर लोगों का ये वेपन है, ऐसा लोगों का मानना था। बट महात्मा गांधी ने इस बात को ठुकराया। महात्मा गांधी ने क्या बोला कि ये गलत है, ये कमजोरों का नहीं, ये मजबूत स्ट्रॉन्गर लोगों का वेपन है। ये क्या है? पैसिव नहीं बल्कि ये एक एक्टिव रेजिस्टेंस है। उन्होंने कहा ये एक ऐसा हथियार है, ये एक ऐसा एक्टिव रेजिस्टेंस है, इसमें हम सामने वाले को बिना फिजिकल रूप से वार किए हुए, बिना फिजिकल उसको उंड दिए हुए, घाव दिए हुए हम उसको वार करते हैं। हम उसके शरीर पे नहीं, उसकी आत्मा पे वार करते हैं। अगर शरीर पे एक बार चोट लगती है तो वो चोट ठीक हो सकती है, लेकिन अगर चोट आत्मा पे लगती है तो इंसान का पूरी तरह से काया पलट हो जाता है, इंसान बदल जाता है। इंसान को मारने की नहीं, उसके आत्मा को बदलने की जरूरत है। लेकिन गांधी जी ने कहा कि ये इतना आसान नहीं है, ये मजबूत लोगों का हथियार है। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपके आत्मा में सच्चाई होनी चाहिए, ट्रूथ इन द सोल। और आपकी आत्मा जो है ये नॉलेज, ज्ञान से भरी होनी चाहिए, ऐसा गांधी जी का कहना था। उन्होंने कहा सत्याग्रह के लिए आपको अपने आत्मा के अंदर सत्य को इनवाइट करना होगा, यानी इनवाइट करना होगा किसको? ट्रुथ को, सत्य को। और इनवाइट को बोलते हैं आग्रह, ट्रुथ को बोलते हैं सत्य, और इन्हीं दोनों को मिला के गांधी जी ने नाम दिया सत्याग्रह। ठीक है दोस्तों। और गांधी जी का एक वर्ड जो आज भी फेमस है वो था अहिंसा, यानी नॉन वायलेंस इज सुप्रीम धर्म, यानी कि अहिंसा परमो धर्म, ऐसा गांधी जी का मानना था। तो गांधी जी जो है वो अहिंसा के पुजारी थे। इनका ये मानना था कि हम सामने वाले के ऊपर वार किए बिना भी उसे हम मार सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं डाकू जो कि चेंज हो गए वाल्मीकि में, ठीक ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट था महात्मा गांधी का। आइए दोस्तों हम बात करते हैं, ये 3 मूवमेंट तो हो गया, लेकिन गांधी जी अभी इससे खुश नहीं थे। कुछ और भी ऐसे कारण थे जो महात्मा गांधी को फोर्स किए कि ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करें। आइए हम रीजन के बारे में बात करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशन में और काफी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब हम रीजन के बारे में बात करते हैं। रीजन फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फ्रेंड्स, क्या रीजन थे कि नॉन कोऑपरेशन के लिए गांधी जी को मजबूर होना पड़ा? सबसे फर्स्ट, जो वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो वार एक्सपेंडिचर, युद्ध का जो खर्चा था वो खर्चे को पूरा करने के लिए जो ब्रिटिशर्स थे वो टैक्स को इंक्रीज कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारे लोग परेशान थे। सेकंड, प्राइस, जैसा कि आपको पता है जब भी युद्ध होता है तो प्राइस जो है काफी तेजी से बढ़ रहा था, रोज रैपिडली
काफी तेजी से बढ़ रहा था, और जब प्राइस बढ़ेगा तो इसकी वजह से लोगों को स्ट्रगल टू सर्वाइव होने लगा, यानी जीने के लिए संघर्ष करना पड़ा, लोग परेशान थे। थर्ड, उस समय लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ रहा था, स्टारवेशन की समस्या से जूझना पड़ रहा था। ऐसे में ये टैक्स कहां से देते हैं? फोर्थ, देश के काफी हिस्सों में सूखा पड़ा हुआ था, ड्रॉट इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। भारत के कुछ हिस्सों में सूखा पड़ा हुआ था, लोग मरते जा रहे थे। एपिडेमिक, तरह तरह के महामारियां फैली थी, जैसे कि आप कह सकते हैं प्लेग, जिनके वजह से लोगों की जिंदगी बेकार होती जा रही थी। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन मिलिट्री, युद्ध लड़ने के लिए जबरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ के भर्ती किया जाता है, जिससे लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश था, गुस्सा था। रॉलेट एक्ट, जिसे ब्लैक लॉ, अंधा कानून, काला कानून भी कहा जाता है, यह भी एक रीजन था। और जलियांवाला बाग मैसेक्रे, यानी नरसंहार, ये भी एक रीजन था। टोटल दोस्तों हम देखते हैं 8 ऐसे इंपॉर्टेंट रीजन है जिनकी वजह से महात्मा गांधी फोर्स्ड हुए कि वो एक बहुत बड़ा देशव्यापी मूवमेंट स्टार्ट कर दी, जिसे मास मूवमेंट कहते हैं। अब इसमें आपके सामने आता है रॉलेट एक्ट क्या है। आइए दोस्तों हम इन्हें सिर्फ 5 पॉइंट, उंगलियों के पांचों उंगलियों पे आपको हम क्लियर करते हैं। रॉलेट एक्ट एक ऐसा आंधा कानून है जो कि 1919 में आया है, 1919 में। इसे आंधा कानून क्यों बोला गया? कारण यह है कि इसके अनुसार किसी भी पहली उंगली, देखिए ये पांचों में से पहली उंगली, किसी भी पॉलिटिकल पर्सन को बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी कोर्ट में पेश किए हुए, यानी बिना किसी कोर्ट ट्रायल के, सिर्फ शक के आधार पे 2 सालों के लिए इम्प्रिजनमेंट यानी जेल में भेजा जा सकता था। फिर से दोस्तों, किसी भी पॉलिटिकल पर्सन को बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी कोर्ट ट्रायल के, सिर्फ शक के आधार पे 2 सालों के लिए डिटेन किया जा सकता था। यानी 5 पॉइंट्स में आप इस रॉलेट एक्ट को बोल सकते हैं, ठीक है। और रॉलेट एक्ट के तहत इन लोगों ने 2 लोगों, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू, इन दोनों लोगों को अरेस्ट कर लिया और बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों को भी प्रिजनर के रूप में बंद कर दिया। ऐसे में देश में कई जगह पे हड़ताल होने लगा, जिससे नाराज होकर अंग्रेजों ने क्या किया? मार्शल लॉ लगा दिया। दोस्तों क्या लगा दिया? मार्शल लॉ। मार्शल लॉ एक ऐसा नियम है, एक ऐसा कानून है जिसके तहत अगर कोई भी रोड पे निकलता है या विरोध की बात आती है तो उन्हें गोली मार दिया जाए, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग, वहां पे बैसाखी का मेला था, जिसके लिए काफी लोग, बच्चे, बूढ़े, औरतें और युवा सारे लोग इकट्ठे होते हैं। इनका उद्देश्य था 2, पहला था मेला के लिए और दूसरा था कि ये रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए और अपने नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू के रिहाई के लिए कुछ डिस्कस करना, ठीक है दोस्तों। और जब ये वहां पे इकट्ठा होते हैं, चूंकि ये बेचारे गांव के लोग हैं और इनको इस मार्शल लॉ के बारे में पता नहीं था, ऐसे सिचुएशन में अचानक से जनरल डायर जो होते हैं वो वहां पे आते हैं, एग्जिट डोर बंद करते हैं और फायरिंग शुरू करते हैं, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु होती है। और बाद में जनरल डायर का सिर्फ इतना कहना था कि मेरे ये इन सारे नरसंहार का सिर्फ एक उद्देश्य था, सत्याग्रहियों के मन में डर को लाना, और उनके खिलाफ किसी तरह की कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं जलियांवाला बाग मैसेक्रे। तो टोटल ये 8 ऐसे रीजन है जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को काफी जोर मिला, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन कोऑपरेशन के अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं।
दोस्तों गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो शुरू करना चाहते थे, लेकिन ये एक मास मूवमेंट शुरू करना चाहते थे, एक ऐसा मूवमेंट जिसमें हिंदू मुस्लिम सारे लोग साथ आए। ठीक है, ये हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट करना चाहते थे। हिंदू मुस्लिम को साथ लेके अगर ये आंदोलन करेंगे तो पूरे देश में एक मास मूवमेंट हो सकेगा, और इसके लिए ये बस इंतजार में थे कि कैसे हम मुस्लिम को अपने साथ यूनाइट कर सके, और वो मौका उन्हें बहुत ही जल्द मिलता है। कब? जब हम जिसे बोलते हैं खिलाफत, ये बोर्ड में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं खिलाफत कमेटी। खिलाफत कमेटी 1919। ठीक है दोस्तों, 1919 होता क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ओटोमन अंपायर यानी ओटोमन साम्राज्य जो है, इसका राज था कहां पे? तुर्की में, यानी टर्की। यहां पे इनका साम्राज्य था। पहले वर्ल्ड वॉर में जब ओटोमन अंपायर टर्की जो है ये हार जाता है, और ऐसे सिचुएशन में इसके रूलर जो होते हैं, इसके जो शासक होते हैं, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। ऐसे में पूरे विश्व में, अब इनके बारे में बात करते हैं, ये रूलर कौन है? ये जो ओटोमन अंपायर टर्की के जो रूलर है, ये विश्व के मुसलमानों के गुरु होते हैं, खलीफा होते हैं। ये वर्ल्ड के जो भी मुस्लिम कम्युनिटी हैं, इन लोगों के ये खलीफा होते हैं। ऐसे में एक र्यूमर ये फैलता है, एक अफवाह ये फैलता है कि अब इनके इस खलीफा को जान से मार दिया जाएगा, खलीफा टू बी किल्ड। ऐसे सिचुएशन में पूरे विश्व के, पूरे वर्ल्ड के जो मुस्लिम लोग हैं, ये लोग पूरी तरह से प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। किसके लिए? टू प्रोटेक्ट द खलीफा। इन खलीफा को छुड़ाने के लिए ये लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में भारत कैसे पीछे रहता? भारत में भी 1919 में बॉम्बे में दो भाई अली ब्रदर्स, इन लोग का नाम है मोहम्मद अली, और साथ ही साथ दूसरे हैं शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों भाई मिलके और एक कमेटी बनाते हैं जिसका नाम है खिलाफत कमेटी। ठीक है, ये एक मूवमेंट करना चाहते थे, लेकिन मूवमेंट के लिए इन्हें मास मूवमेंट यानी ज्यादा भीड़ की जरूरत थी। और दोस्तों आपको पता होगा भीड़ का दूसरा नाम महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो वहां पे हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट करने का सपना देख रहे थे, और मौका खुद उनके पास चल के आता है जब ये मोहम्मद अली और शौकत अली उनको याद करते हैं। ऐसे में महात्मा गांधी जो है हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट करते हैं, और फाइनल एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं, मेन हमारा टॉपिक आता है खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। दोस्तों होता क्या है, गांधी जी का कुछ कहना था। गांधी जी का यह मानना था कि केवल मुट्ठी भर अंग्रेज आके हम करोड़ों हिंदुस्तानियों पे शासन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग उनका साथ दे रहे हैं, हम लोग उनका कोऑपरेट कर रहे हैं, तभी वो ऐसा कर पा रहे हैं। अगर हम भारतीय उनका कोऑपरेट करना बंद कर दें तो ये मुट्ठी भर अंग्रेज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। साथ ही साथ हम लोग इनके सामानों को खरीद रहे हैं, हम इनके इकोनॉमी को फायदा पहुंचा रहे हैं, और उसी इकोनॉमी से ये गोली और बंदूक खरीद के हमारे भारतीयों का जान ले रहे हैं। ऐसा करके गांधी जी ने कहा कि हमें इनका कोऑपरेट नहीं करना चाहिए, और गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन यानी असहयोग आंदोलन चलाया। इसके तहत सबसे पहला चीज इन्होंने ये बोला था कि surrender the titles and awards। जो भी अंग्रेजों के द्वारा उपाधि सरनेम और साथ ही साथ अवार्ड्स, जो भी प्राइज जो कुछ भी मिले हैं, इनको हम लौटा दें, सरेंडर कर दें, उनके मुंह पे मार दें। सेकंड, नेक्स्ट इन्होंने कहा था कि हम बायकॉट करें स्कूल्स, जो भी अंग्रेजों के स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, साथ ही साथ कोर्ट है, जो लोग वकील हैं वहां पे प्रैक्टिस करते हैं, पुलिस स्टेशन, इन सब चीजों का हम क्या करें, बायकॉट करें।
मतलब उनके कहे अनुसार जितने भी स्टूडेंट थे वो सब स्कूलों और कॉलेजों को छोड़कर रोड पे आ गए। साथ ही साथ जो वकील थे वो लोग कोर्ट अपना प्रैक्टिस छोड़ के कोर्ट से बाहर आ गए, और जो पुलिस स्टेशन में पुलिस थे वो लोग भी पुलिस स्टेशन छोड़ के बाहर आ गए। गांधी जी ने साथ ही साथ ये भी कहा था कि बायकॉट द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। गांधी जी ने कहा था कि जो इलेक्शन है इसको भी हम बायकॉट करें, हम लोग वोट नहीं देंगे और ना तो हमारी कोई पार्टी इस इलेक्शन में खड़ी होगी। सारी पार्टियों में से कोई भी पार्टी इस इलेक्शन में खड़ी नहीं होती है, लेकिन सिर्फ एक पार्टी है, नाम है उसका, बहुत बार ये बोर्ड में पूछा जाता है, नाम है दोस्तों उसका जस्टिस पार्टी। ये इलेक्शन में खड़ी होती है, क्योंकि इन लोगों का अपना कुछ अलग का फंडा था। इनका ये मानना था कि अगर नाली को साफ करना है तो हमें नाली में उतरना ही पड़ेगा, और ऐसा करके उन लोगों ने इस इलेक्शन को लड़ा था। नेक्स्ट, गांधी जी बोलते हैं कि साथ ही साथ बायकॉट करते हैं हम उनके गुड्स, उनके जितने भी सामान है उनको भी हम बायकॉट करें। यानी इनके अनुसार जो भी वहां के क्लॉथेस थे, जो भी कपड़े थे, उन कपड़े को ये लोग आग लगा दिए, जला दिए, और जो भी वहां पे हम कह सकते हैं कि लिक्विड शॉप थे, यानी ये जो भी लिक्विड शॉप यानी हम कह सकते हैं वाइन या शराब, इनकी जो दुकानें थी इनको भी ये लोग क्या कर दिए, बंद कर दिए, क्लोज कर दिए, शट डाउन। ठीक है, अब चूंकि कपड़े जलाए जा रहे हैं तो ऑप्शन में गांधी जी ने कहा कि आप लोग खादी को ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड करो, खादी को ज्यादा से ज्यादा यूज करो, ऐसा गांधी जी का मानना था। फिर से आप देख सकते हैं, सरेंडर द टाइटल्स एंड अवार्ड्स, बायकॉट द स्कूल कॉलेजेस कोर्ट एंड पुलिस स्टेशन, बायकॉट द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, बायकॉट द गुड्स, क्लॉथेज जो थे वो फायर कर दिए गए, और जो भी लिक्विड थे वो सारे शॉप्स जो हैं वो शट डाउन कर दिए गए, और गांधी जी ने खादी को काफी ज्यादा जोर दिया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से लगा था कि ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये जो है हमारे देश में एक वाकई में एक क्रांति की लहर ला दी थी, और लगा था कि हाँ अब हमारे लिए कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन अफसोस दोस्तों, ये स्टार्ट कब हुआ, जनवरी 1921, ये डेट आपको याद रखना पड़ेगा। होता क्या है, 5 फरवरी 1922 गोरखपुर के चौरी चौरा वहां पे विलेजर्स, गांव वालों एंड पुलिस और पुलिस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, झगड़ा होता है, जिसमें अंग्रेजों ने फायरिंग किया, और उस फायरिंग में 7 विलेजर्स जो होते हैं, 7 गांव वाले, वो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। ऐसे में ये विलेजर्स गुस्से में आते हैं और इन्होंने पूरे पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया, और उस आग में 22 पुलिसमैन ऐसे होते हैं जो कि जिंदा जल के मर जाते हैं। गांधी जी से काफी आहत होते हैं, और गांधी जी बोलते हैं कि हमारे सत्याग्रही नीड्स टू बी मोर पेशेंस एंड ट्रेनिंग। सत्याग्रहियों को अभी और पेशेंस और ट्रेनिंग की जरूरत है, और ऐसा कहकर गांधी जी ने एक अच्छा सा चलता हुआ आंदोलन बंद कर दिया, और इन्होंने क्या कर दिया, कॉल्ड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। हालांकि अब हम इसमें अगर बात करते हैं तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के काफी अच्छे कुछ पॉइंट्स थे, काफी अच्छी चीजें थी। मतलब ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें हिंदू मुस्लिम देश के अलग अलग पार्ट सब लोग एक साथ यूनाइट हो चुके थे, लेकिन अफसोस कि आगे चल के इसे बंद करना पड़ा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा इस पार्ट में कि कैसे गांधी जी ने एक अच्छा सा मूवमेंट चला के और फाइनल इसे मजबूरी वश इन्हें बंद करना पड़ा। ठीक है दोस्तों, नॉन कोऑपरेशन इन टाउन, शहरों में नॉन कोऑपरेशन कैसा था। दोस्तों, जब हम बात करते हैं नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो शहरों में ये काफी तेजी से एक्सपेंड हुआ और काफी तेजी से फैला, लेकिन धीरे धीरे, मतलब हम कह सकते हैं ग्रेजुअली, धीरे धीरे जो है ये लास्ट इट्स पेस, अपनी गति को खोता गया। कारण क्या करते हैं दोस्तों, अगर स्टूडेंट स्कूल छोड़ के अगर बाहर आते हैं तो ऑप्शन के लिए कोई हमारा देश का लोकल स्कूल तो होना चाहिए, लेकिन हमारा कोई लोकल स्कूल था नहीं, और ऐसे में मजबूर होकर वापस ये स्टूडेंट जो थे ये स्कूल और कॉलेज की तरफ लौटना शुरू कर दिए।
अगर लॉयर्स की बात करते हैं, वकील लोग जो भी कोर्ट छोड़ के आए थे, तो हमारे देश का कोई ऑप्शन के रूप में कोई भी इनके पास कोर्ट था नहीं, और प्रैक्टिस के अभाव में ये वापस कोर्ट की तरफ जाना शुरू कर दिए। अगर पुलिस स्टेशन, सेम ऐसा ही पुलिस स्टेशन में होता है, पुलिस वाले वापस जाना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, अगर हम सामान को जलाते हैं तो विदेशी सामान, जो फॉरेन कपड़े थे, फॉरेन क्लॉथेस थे, ये मशीनों से बने होते थे, और मशीन से बने थे तो इसकी वजह से ये काफी सस्ते होते थे। जबकि हमारे यहाँ का जो खादी कपड़ा था, ये हाथ से बनते थे, हैंडमेड, यानी इसे वेविंग किया जाता था, वेवर्स लोग, बुनकर लोग बुनते थे, और इसीलिए काफी ज्यादा कॉस्टली होता था। और मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि हमारे देश के लोगों की गरीबी काफी ज्यादा थी, ये स्ट्रगल टू सर्वाइव कर रहे थे। ऐसे सिचुएशन में ये लोग खादी खरीदने के लायक सक्षम नहीं थे, और ये लोग फिर से अपने फॉरेन क्लॉथेस को, मतलब फॉरेन सामानों को खरीदना शुरू कर दिए। तो इस तरह से टाउन्स में ये जो चल रहा था मूवमेंट, वो धीरे धीरे अपनी गति को डाउन होने लगा, खोने लगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, अब इस पार्ट में दोस्तों बस इतना ही। बाकी के आगे के जो पार्ट्स हैं, मतलब बाकी के आगे के जो भी पॉइंट्स हैं, वो हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, जैसा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, साइमन कमीशन, और ये नॉन कोऑपरेशन का गांव में क्या प्रभाव पड़ा, इसका कंट्री साइड में क्या इम्पैक्ट रहा, साथ ही साथ गांधी इम्पैक्ट और पूना पैक्ट, ये हम सेकेंड पॉइंट में बहुत जल्द ही लेके आते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये पसंद आया होगा। तो प्लीज, अगर ये पसंद आया तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज सब्सक्राइब करें, और सामने बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। मैं जल्द ही इसका सेकेंड पार्ट आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। थैंक यू।